गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में प्रैक्टिकल के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए थियरी है उससे ज़्यादा कहीं इम्पोर्टेंट आपके लिए प्रैक्टिकल भी है। ठीक, तो बहुत ज़्यादा हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि आप सर एक प्रैक्टिकल के बारे में एक वीडियो बताएं। खास तौर पे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें किस प्रकार का फॉन्ट होना चाहिए, किस प्रकार की फाइल बनेगी, किस तरीके से हम अपने फाइल में लिखेंगे और किस तरीके से एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट होंगे, वो सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक, चलिए, आप जानते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में पहले स्टार्ट होता है माइक्रो टीचिंग। ठीक, माइक्रो टीचिंग। जो लोग बीएड किए हैं या कर रहे हैं वो जानते हैं कि सूक्ष्म शिक्षा अर्थात माइक्रो टीचिंग क्या होता है। माइक्रो टीचिंग एक 5 से 6 मिनट, क्लास टोटल तो 15 मिनट का होता है, लेकिन पढ़ाते हमको जो पढ़ाना है वो सिर्फ 5 से 6 मिनट में ही। ठीक, उसके बाद 6 से 7 मिनट लग जाते हैं प्लान बनाने में। प्लान बनाने के बाद हम लोग प्रेजेंट करते हैं। माइक्रो टीचिंग में 10 की यूनिट होती है। अगर एग्जामिनर पूछे तो आप बता सकते हैं कि 10 लोगों की टीम होती है, 10 लोग ग्रुप वाइज होते हैं। जैसे 100 लोग हैं तो 10-10 के हम ग्रुप में बांट देते हैं। आप 10 लोग एक कमरे में बैठ जाएंगे, वहाँ पे आप ही 10 लोगों में से एक लोग आके यहाँ पे पढ़ाएंगे। 9 लोग जो बच रहे हैं वो आपको देखेंगे, आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपको कमेंट देंगे। वो सारी चीज़ आप लोग 10 ही टोटल जो टीम है वो 10 ही लोग मिलके करते हैं। इसी को हम सिमुलेटेड टीचिंग भी कहते हैं। ठीक, इसी को सिमुलेटेड टीचिंग कहते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में माइक्रो टीचिंग का होता है, खासतौर पे MGKVP में, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। तो हमने जो माइक्रो टीचिंग किया है, माइक्रो टीचिंग में पहला ही हम स्किल लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बीएड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्किल का होना, अर्थात स्किल को अपने अंदर धारण करना। आप क्या करेंगे, बीएड का मेन लक्ष्य क्या होता है? बीएड में थियरी तो आपने पढ़ लिया, लेकिन आपके अंदर चेंजिंग क्या आई, आपके व्यवहार में परिवर्तन क्या आया, किस तरीके से आप पढ़ाएंगे। पढ़ाने से ये कहिए कि पढ़ाते समय या पढ़ाते हुए किन किन चीज़ों का प्रयोग करना है, किन किन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, किस तरीके से हम क्लास को डेवलप करेंगे, बच्चे के मेंटालिटी को समझना, वो सारी चीज़ें आपको बीएड में सिखाया जाता है, अर्थात बैचलर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में स्नातक डिग्री है। ठीक, तो एग्जामिनर के सामने जब भी आप जाएंगे तो अब आप स्किल और फाइल के साथ जाएंगे। आपका पहला है इंट्रोडक्शन। पहला इंट्रोडक्शन। ठीक, इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय करना, प्रस्तावना। ठीक, अब क्या होता है इंट्रोडक्शन? मतलब आप छात्रों से बातचीत करते हैं। जैसे आप सबके अंदर एक डर बना होता है, एक छोटा सा डर बना होता है कि पहले दिन का क्लास, पहला ही दिन, बच्चे कैसे हमें नहीं पता, हम कैसे वहाँ पे खड़े होंगे, कितने बच्चे हमसे पूछेंगे सवाल, कहीं गलती से भी गलती ना हो जाए, ये सारी चीज़ें आपके मन में चलता रहेगा। ठीक, तो ये पहला स्टेप होता है। कहा जाए कि जिसने पहला ही स्टेप क्रॉस कर लिया वो निश्चित रूप से किसी भी स्टेप में फिर पीछे नहीं रह सकता, वो हमेशा सक्सेस की तरफ बढ़ सकता है या बढ़ता रहेगा। इंट्रोडक्शन अर्थात प्रस्तावना कौशल। हम स्किल ध्यान समझिएगा, ये स्किल है, इसको कौशल बोलते हैं हिंदी में। इंट्रोडक्शन अर्थात प्रस्तावना। प्रस्तावना में मेन होता है उसका घटक। आप सबको हमने माइक्रो टीचिंग में जो लोग क्लास लिए हैं, जो लोग जानते हैं, जो ऑनलाइन क्लास लिए हैं, वो जानते हैं कि कौन से घटक होते हैं। प्रस्तावना का पहला ही घटक होता है कि कथनों और प्रश्नों में तारतम्यता। कथनों और प्रश्नों में तारतम्यता। ठीक, जो भी आंसर हो और जो भी क्वेश्चन हो और जो भी उसका आंसर आए, उस आंसर से दूसरा जो प्रश्न बने उसमें कोरिलेशन होना चाहिए। ठीक, प्रश्न एकदम सरल होने चाहिए। हम लोग ज्ञात से अज्ञात की तरफ ले जाते हैं प्रस्तावना में। ठीक, तो पहला हमारा जो स्किल आएगा वो होगा प्रस्तावना कौशल। इसमें हम बच्चों से, छात्रों से बातचीत करेंगे, उनके बारे में जानेंगे
कि उनकी मेंटलिटी क्या है, किस तरीके से वो किसी चीज़ को समझते हैं, सारी चीज़ उनसे बातचीत करेंगे नॉर्मली। उनके बारे में, जैसे उन्होंने, अगर आप हिंदी पढ़ाने गए हैं तो आप हिंदी के बारे में पूछेंगे बच्चों से, छात्रों से, कि छात्रों आप हिंदी में कितना पढ़े हैं, क्या जानते हैं, कितना समझते हैं, किस तरीके से हिंदी को आप ऑब्जर्व करते हैं, किस तरीके से समझते हैं। वो सारी बातें जब आप किसी से बातचीत करेंगे तो बातचीत करने से ही आपको ये पता तो चल ही जाएगा कि इसको इस चीज़ की नॉलेज कितनी है। आपको उतनी ही क्वांटिटी में उसको देना है, उसी तरीके से देना है, ठीक। एंड दूसरा आता है, दूसरा आपका आ गया एक्सप्लेन, ठीक। एक्सप्लेन करना अर्थात व्याख्या देना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याख्या देते समय क्योंकि आप जानते हैं कि आप हमेशा व्याख्या, टीचर जब भी क्लास में आता है तो वो हमेशा व्याख्या देता है। व्याख्या में उसको हमेशा कहाँ रुकना है, कहाँ पे तेज बोलना है, कहाँ पे धीरे होना है, कहाँ पे कठिन शब्द है, उन किन शब्दों का अर्थ उसको बताना है, ठीक। इन सभी चीज़ों का उसको ध्यान देना होता है। आपके पूरे व्याख्या में कितने प्रश्न हैं, ठीक, कितने आपने मेन चीज़ें हाईलाइट की हैं, उन सभी चीज़ों को आप क्या करते हैं, इस ब्लैक बोर्ड की सहायता से, सॉरी ये व्हाइट बोर्ड है लेकिन इसकी सहायता से आप ये कार्य पूरा करते हैं, ठीक। तो एक्सप्लेन, व्याख्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो व्याख्या कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको इस स्किल में आपको बताया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक। आइए, एग्जाम्पल अर्थात दृष्टांत कौशल हम कहें। अब कहीं कहीं आपको इलुस्ट्रेटिंग विथ एग्जाम्पल्स लिखा रहेगा, अर्थात दृष्टांत का उदाहरण सहित उदाहरण देना, एग्जाम्पल, ठीक। खास तौर पे आपने देखा है कि माइक्रो टीचिंग की क्लास में, माइक्रो टीचिंग का मतलब छोटा सा क्लास, उसमें बताया गया है कि किस तरीके से आपको एग्जाम्पल देना है, उदाहरण देना है। उदाहरण देते समय आप ध्यान रखेंगे कि हम उदाहरण कहाँ से ले रहे हैं। जैसे बच्चों को आप हिंदी पढ़ा रहे हैं और एग्जाम्पल आप साइंस का दें, ठीक, एग्जाम्पल आप मैथ का दें, एग्जाम्पल ऐसा दें जो छात्र को पता ही नहीं है, तो हम ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। जो वास्तविकता में है, जो बच्चा समझ रहा है, जो वो अपने पास देख रहा है, जिस चीज़ को महसूस कर रहा है, वही एग्जाम्पल आप यहाँ पे प्रयोग करें। यही आपको इस स्किल में सिखाया जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, ठीक। आइए, क्वेश्चनिंग एंड प्रॉब्लमिंग स्किल। हम क्वेश्चनिंग स्किल में ये जानेंगे कि प्रश्नीकरण, अर्थात उसको हिंदी में प्रश्नीकरण बोलते हैं, तो प्रश्नीकरण क्या है, ठीक। आइए, प्रश्नीकरण, ठीक, प्रश्न पूछना। आपने व्याख्या दे दिया, उस व्याख्या में उदाहरण जो भी है आपने दिया, प्रस्तावना भी कर लिया, सब मतलब जितने भी आपने स्किल अभी तक सीखा उन सभी का आपने प्रयोग कर लिया। प्रयोग करते समय आपने क्या देखा कि हम प्रश्न कैसे पूछेंगे, प्रश्नों की श्रृंखला कैसी होगी, प्रश्नों का लेवल कैसे होगा, उस प्रश्न को किस तरीके से सब में वितरण किया जाए, ठीक, ताकि सभी छात्रों के पास प्रश्न का लेवल पहुंच जाए। किस तरीके से हम इसको वितरण करेंगे, समझाएंगे, उस प्रश्न का फ्लेक्सिबल तरीका किस तरीके से हम रखेंगे, वो सारी चीज़ें आपको इस स्किल में सिखाया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, ठीक। आइए, एक है उद्देश्य लेखन कौशल, ठीक। आपके सिलेबस में है उद्देश्य लेखन, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य लेखन। आप जानते हैं कि जब भी आप, एक टीचर जब भी क्लास में जाता है तो क्लास में जाने से पहले वो अपने उद्देश्यों को निर्धारित कर लेता है। उद्देश्य कैसे बनाता है, प्लान से, जैसा प्लान वैसा उसका उद्देश्य। वो क्लास में गया, पढ़ाते समय उद्देश्य बना लिया। उद्देश्य उसने दो प्रकार से बनाया, पहला सामान्य उद्देश्य, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य, ठीक। सामान्य उद्देश्य इतना जान लीजिए कि एक होता है जनरल
दूसरा होता है स्पेसिफिक, ठीक, जनरल स्पेसिफिक। तो इस जनरल में आप जानते हैं कि हर वो जनरल में वो उद्देश्य सामान्य उद्देश्य होते हैं जो हमेशा सब्जेक्ट से अनुसार होते हैं, मतलब जैसा विषय वैसा उद्देश्य। जैसे आप हिंदी पढ़ाने गए हैं, तो हिंदी में आप क्या बनाएंगे कि छात्र हिंदी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, सारी बातें आपकी फ्यूचर में होंगी, ये नहीं कि कर चुके हैं, कर सकेंगे, क्योंकि आपने अभी पढ़ाया नहीं है। ये प्लान बनाने से पहले हम उद्देश्यों का निर्धारण कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप सामान्य उद्देश्य बनाएंगे और विशिष्ट उद्देश्य में भी 3 कैटेगराइज होंगी, ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक। अब इतना जरूर ध्यान रखें कि विशिष्ट उद्देश्य हमेशा टॉपिक से संबंधित होता है। अब हिंदी में आपने कबीरदास जी को पढ़ाया, हिंदी में महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ाया, तो आप ज्ञानात्मक में लिखेंगे कि उस गांधी जी के जो चैप्टर आपने पढ़ाया, उस चैप्टर को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या ज्ञान की प्राप्ति होगी, वो ज्ञान की प्राप्ति ज्ञानात्मक में आप लिखेंगे। अब टॉपिक तो आपने पढ़ा दिया, अब छात्रों के अंदर क्या इमोशन क्रिएट होंगे, कौन से भाव उत्पन्न होंगे, वो सारे भाव आप भावात्मक में लिखेंगे। और तीसरा है प्रयोगात्मक। आपने गांधी जी का वो चैप्टर पढ़ाया, पढ़ाने के बाद निश्चित है कि छात्रों के अंदर कुछ तो प्रयोग करने की भावना, कुछ तो उसको समाज में फैलाने की भावना उत्पन्न होगी, इसीलिए उसको प्रयोगात्मक में हम लिखते हैं, ठीक। तो सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, ये 2 कैटेगराइज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं या कर चुके हैं, ठीक। आइए अगला आपका है लेसन प्लानिंग एंड यूनिट प्लान। इंपॉर्टेंट है, लेसन प्लान एंड यूनिट प्लान, ठीक। लेसन प्लान एंड यूनिट प्लान, ठीक। आपने अभी तक जो प्लान बनाया वो सिर्फ 5 से 6 मिनट का था, ठीक। जब आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंचेंगे, उसमें होगी मेगा टीचिंग, ठीक। प्रैक्टिस टीचिंग जो होगी वो मेगा टीचिंग होगी, अर्थात 40 मिनट का वो क्लास होगा। उसमें उस प्लान में यूनिट बाय यूनिट हम प्लान बनाते हैं। उस प्लान में यूनिट बाय यूनिट, इस यूनिट को हम हिंदी में बोलते हैं अनुवति। प्रथम अनुवति, द्वितीय अनुवति, तीसरी अनुवति, मैक्सिमम हम 2 से 3 अनुवति लेते हैं और 40 मिनट की क्लास खत्म कर देते हैं। इस यूनिट प्लान में आपको प्रस्तावना, जब भी आपने प्रस्तावना बनाया, प्रस्तावना के बाद आपने उद्देश्य कथन देते हैं कि छात्रों आज हम और आप मिलकर इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से आपकी यूनिट प्लान शुरू हो जाती है। उस यूनिट प्लान में सबसे पहले आप विकासात्मक प्रश्न, अगर आपके 8 साइड के हैं तो विकासात्मक प्रश्न, उसके बाद जो आप पढ़ा रहे हैं वो, उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, इस तरीके से एक अनुवति आपकी खत्म हो गई, ठीक। आइए अगला है उद्दीपन परिवर्तन, ठीक। स्टिमुलस वेरिएशन, ठीक। स्टिमुलस वेरिएशन अर्थात उद्दीपन परिवर्तन कौशल। अब स्टिमुलस किस तरीके से यहाँ पे पेश किया जा रहा है, आपने देखा होगा कि जब भी एक टीचर पढ़ाता है, अपने सारे हाव भाव को, इस फेस कटिंग, फेस मुद्रा, फेस आंखें दिखाना, या इस पूरे जो आपकी ये सबसे मेन जान लीजिए कि यही आपके 2 चीज हथियार है, हाथ, ठीक। इन हथियार का प्रयोग आप किस तरीके से कर रहे हैं, छात्रों को किस तरीके से समझा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब आप कक्षा 6, 7, 8 में होंगे तो आपके ही टीचर आपको आंख दिखा देते थे तो आप रुक जाते थे, ठीक। ऐसे हाथ से ऐसे कर देते थे, आप रुक जाते थे, ठीक। उसी हाथ से अगर हंस दिए तो आपका मन भी खुश हो जाता कि सर हंस रहे हैं, ठीक। तो जैसा सर स्टिमुलस यूज करते थे, आपका मन, आपका व्यवहार भी वैसा ही बन जाता था। शायद ये प्रोसेस आज भी है, ठीक। तो टीचर जब भी पढ़ाने जाता है, अपने हाव भाव, बॉडी मूवमेंट,
ठीक, सभी चीज़ों का प्रयोग करता है और इसी में स्टिमुलस में ही यही सिखाया जाता है किस तरीके से आप बॉडी मूवमेंट करेंगे, अपने फेस एक्सप्रेशन को दिखाएंगे, साथ ही साथ किस तरीके से आप अपने व्यवहार को छात्रों के सामने प्रेजेंट करेंगे, ये सभी चीज़ आपको स्टिमुलस वेरिएशन में सिखाया जाएगा। ठीक, अगला है आपका रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट, ठीक, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि रीइंफोर्समेंट अर्थात इसको कहते हैं प्रतिपुष्टि देना, प्रबलन देना, ठीक, अर्थात ऊर्जा देना। एक प्रकार से ये आप सही वर्ड ले लीजिए कि किसी भी छात्र को उसने आपका आंसर दिया, किसी छात्र ने आपके सवाल का जो भी आपने सवाल पूछा उसका आंसर दिया, या उसने क्लास में कुछ बताने का प्रयास किया, या उसने क्लास में आप ये कहिए कि उसको ना आता हो फिर भी उसने कुछ भी गलत सही कुछ बोलने का भी जो भी प्रयास किया, उसमें आप क्या करते हैं, पुनर्बलन देते हैं। ठीक, पुनर्बलन अर्थात पुनः बल देना। ठीक, तो पुनः बल जो दे रहे हैं उसी को रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे आपने किसी भी छात्र का जो भी आपको आंसर मिला, उस आंसर में छात्रों को आप क्या देंगे, छात्रों को आप कहेंगे वेरी गुड, अच्छा, बहुत अच्छा, एक्सलेंट, आंखें दिखाना, हंसना, कुछ भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, एक प्रकार से उसको पुनः ऊर्जा आप दे रहे हैं। रीइंफोर्समेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके टीचिंग के लिए। अगर टीचिंग को सक्सेस बनाना है तो रीइंफोर्समेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? नेक्स्ट, ब्लैक बोर्ड। अब ठीक, ब्लैक बोर्ड स्किल, आप जानते हैं कि एक टीचर का सच्चा दोस्त होता है आपका ब्लैक बोर्ड, खासतौर पर जब वो क्लास में हो। इसका प्रयोग वो बहुत ही आसानी से कर लेता है और जो भी आपको याद रखना है, ये ब्लैक बोर्ड ही है, वो आपको याद करा देता है कि सर आप ये पढ़ाने आए थे और ये पढ़ाइए। आप जो भी बातें आप लिख देंगे वो हमेशा के लिए यहाँ पे बनी रहेगी जब तक आप नहीं उसके हटाएंगे। तो इसीलिए जितना हम इसके लिए हैं उतना ये भी हमारे लिए है। तो इसको साफ सुथरा रखना, सही चीज़ें पढ़ाना, इसमें कभी गलती ना करिए। खासतौर पे बीएड में आप एक टीचर हैं, टीचर के नाते मैं कह रहा हूँ कि इस पर, क्योंकि विजुअल होता रहता है, इसलिए आप कभी गलती ना करें ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते समय, क्योंकि सारे बच्चे इसको देख रहे होते हैं। अगर आप गलती करेंगे तो बच्चों के मन में ये चलेगा कि सर ने गलती किया। तो ब्लैक बोर्ड को साफ सुथरा रखें, अक्षरों को समान दूरी में लिखें, सुडौल में रखें, ठीक, और राइटिंग खास तौर पे आप यूज करें सही तरीके से। ठीक, तो ये आपके पास स्किल थी। खासतौर पे MGKVP महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित जितने कॉलेजेस हैं, जितने स्टूडेंट हैं, खासतौर पे इतने स्किल आप में हैं। इस तरीके का कंपोनेंट होगा जो मैंने अभी आपको बताया। आपके में ये एक फर्स्ट EPC में है। ठीक, फर्स्ट EPC में ये माइक्रो टीचिंग की इतने सारे स्किल हमने आपको पढ़ाया। अब बात करते हैं हम EPC 2 में। EPC 2 में हम आपको EPC 2 में अगले वीडियो में बताएंगे किस तरीके से EPC 2 में क्या क्या चीज़ें पढ़ाएंगे और किस तरीके से एग्जामिनर के सामने हम अपने फाइल को ले जाएंगे। उस सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। थैंक यू।